हेलो नमस्कार दोस्तों। रियल कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जो आपको एक नई कहानी बताने वाले हैं वो आपको अंदर से हिला देगी। आपने गैंग रेप की कहानियां सुनी होंगी। आपकी नजर में जो सबसे बड़ी गैंग रेप है वो निर्भया कांड होगी, लेकिन आज हम आपको एक इससे भी भयानक कहानी बताने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको टोक्यो जापान की एक लड़की के साथ हुए गैंग रेप की वो कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको एक नई सीख भी देगी, कुछ आपको अंदर से हिला भी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, देखिए रियल कहानी। टोक्यो जापान। हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पार्ट टाइम नौकरी करती थी, जॉब करती थी। एक दिन जॉब से वो रात के 8:30 बजे अपने घर वापस आ रही थी तो रास्ते में कुछ उसे लड़के मिल जाते हैं। वह लड़के उस लड़की पर हमलावर होते हैं। उनमें से एक लड़का उस लड़की को बहुत तेजी के साथ लात मार देता है। लड़की गिर जाती है। इससे पहले कि वह लड़का उस लड़की के साथ कुछ करते, तभी वहां अचानक ही उसके कॉलेज का एक लड़का जाता है और वह देखने के बाद लड़कों को रोकता है और कहता है कि किसी ने भी इस लड़की की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहना था। उस लड़के को देखकर वह चारों भाग जाते हैं। तभी लड़का कहता है, तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूं, क्योंकि रात ज्यादा हो गई है, तुम परेशान हो जाओगे। उस लड़की को लगा कि शायद ये मेरा हमदर्द है, इसलिए वह चली जाती है। अब जैसे चल रहे हैं, रास्ते में एक मकान पड़ता है। उस मकान को देखते हुए लड़का कहता है कि मुझे इस घर में बहुत जरूरी काम है, तुम 1 मिनट इंतजार करो, मैं बस यूं गया यूं आया। लड़का घर के अंदर जाता है। वापस लौटकर जैसे ही आता है तो लड़की वहां से गायब थी और साइकिल उसकी वहीं पर खड़ी हुई थी। यह देखकर लड़का बहुत परेशान हो जाता है। लगभग 44 दिन तक उस लड़की को परिवार के लोग, रिश्तेदार, पुलिस, ऐसा कौन व्यक्ति था जो उसको तलाश नहीं कर रहा था। मिलती जरूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जुंको फुरुता का जन्म 1971 में मिसातो सैतामा जापान में हुआ था और 17 साल की उम्र में अपहरण होने तक वह एक सामान्य लड़की थी। फुरुता सुंदर, मेधावी और यासियो मिमामे हाई स्कूल में अच्छे ग्रेड पाने के लिए जानी जाती थी। अपनी अच्छी लड़की की प्रतिष्ठा के बावजूद वह शराब नहीं पीती थी, धूम्रपान नहीं करती थी या नशीली दवाओं का सेवन नहीं करती थी। वह स्कूल में काफी लोकप्रिय थी और ऐसा प्रतीत होता था कि उसके सामने एक उज्जवल भविष्य था। लेकिन नवंबर 1988 में सब कुछ बदल गया। उस समय उसके भावी अपहरणकर्ता हिरोशी मियानो को स्कूल में धमकाने वाले के रूप में जाना जाता था, जो अक्सर याकुजा के साथ अपने संबंधों के बारे में ढींगे मारता था। उनके कुछ सहपाठियों के अनुसार मियानो को फुरुता पर कुछ हद तक क्रश हो गया था और जब उसने उसे अस्वीकार कर दिया तो वह क्रोधित हो गया। आखिरकार किसी ने भी उसे अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की थी, खासकर जब तक उन्हें अपने याकुजा दोस्तों के बारे में बताया था। अस्वीकृति के कुछ दिनों बाद मियानो और मिनाटो मिसातो के एक स्थानीय पार्क में घूम रहे थे
और मासूम महिलाओं को अपना शिकार बना रहे थे। अनुभवी सामूहिक बलात्कारियों के रूप में मियानो और मिनाटो संभावित लक्ष्यों का पता लगाने में भी विशेषज्ञ माने जाते थे। रात करीब 8:30 बजे लड़कों ने जुंको फरूता को अपनी साइकिल पर देखा। उस समय वह अपनी नौकरी से घर जा रही थी। मिनाटो ने फरूता को उसकी बाइक से गिरा दिया, जिससे ध्यान भटक गया। जिस समय मियानो ने एक निर्दोष और चिंतित दर्शक होने का नाटक करते हुए कदम रखा, उसकी मदद करने के बाद उसने उससे पूछा कि क्या वह घर जाने के लिए एस्कॉर्ट चाहती है, जिसे फरूता ने अनजाने में स्वीकार कर लिया। जुंको फरूता केवल 17 वर्ष की थी जब 1980 के दशक में जापान में 4 किशोर लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया, पीटा और फिर मार डाला। जहां तक शिंजी मिनाटो के माता पिता का सवाल है, जुंको फरूता उनके बेटे की प्रेमिका थी। सुंदर युवा लड़की उनके बेटे के साथ इतनी बार घूमती थी कि ऐसा लगता था जैसे वह उनके घर पर रह रही हो। यहां तक कि जब उन्हें संदेह होने लगा कि उसकी स्थायी उपस्थिति हमेशा सहमति पूर्ण नहीं थी, तब भी वे इस भ्रम में रहे कि सब कुछ ठीक था। आखिरकार उन्हें अपने बेटे की हिंसक प्रियवर्ती और उसके दोस्त के जापान के एक शक्तिशाली संगठित अपराध सिंडिकेट याकुजा से संबंध होने का डर था। लेकिन जहां तक शिंजी मिनाटो और उनके दोस्तों हिरोशी मियानो, जो ओगुरा और यासुशी वतनबी का सवाल है, जुंको फरूता लगातार 44 दिनों तक उनका बंदी थी। उनका सेक्स स्लेव और उनका पंचिंग बैग था और दुर्गंध रूप से भयानक यातना के अपने आखिरी दिन वह उनकी हत्या का शिकार बन गई। देखिए कहानी कैसे बढ़ती है। मियानो फरूता को एक परित्यक्त गोदाम में ले जाया गया, जहां उसने उसे अपने याकुजा संबंधों के बारे में बताया और उसके साथ बलात्कार किया और शोर मचाने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। फिर वह उसे एक पार्क में ले गया जहां मिनाटो, ओगुरा और वतनबे इंतजार कर रहे थे। वहां अन्य लड़कों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर वे उसे तस्करी करके एक घर में ले गए जो मिनाटो के परिवार के स्वामित्व में था। हालांकि आपको बता दें कि फरूता के माता पिता ने पुलिस को फोन किया और अपनी बेटी के लापता होने की सूचना दी गई। लड़कों ने सुनिश्चित किया कि वे उसकी तलाश नहीं करेंगे, जिससे उसके घर पर फोन करने और यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह भाग गई है और वह एक दोस्त के साथ रह रही है। जब भी मिनाटो के माता पिता आसपास होते थे, फरूता को उसकी प्रेमिका के रूप में पेश होने के लिए मजबूर किया जाता था। हालांकि अंततः उन्हें एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं था। देखिए, दुर्भाग्य से उनके पीछे आने वाले याकुजा का खतरा उन्हें चुप रखने के लिए ही पर्याप्त था और 44 दिनों तक मिनाटो के माता पिता वास्तविक जीवन की डरावनी कहानी से अनजान थे, जो उनके अपने घर में सामने आ रही थी। उन 44 दिनों के दौरान मियानो और उसके दोस्तों के साथ साथ अन्य लड़कों और पुरुषों द्वारा जुंको फरूता के साथ 400 से अधिक बार बलात्कार किया गया। जिन्हें चारों बंदी जानते थे, उसे प्रताड़ित करते समय वे उसकी लोहे की छड़े, कैंची, कटार, आतिशबाजी, यहां तक कि एक जलता हुआ लाइट बल्ब डाल देते थे, जिससे उसके अंदरूनी शारीरिक रचना नष्ट हो जाती थी, जिससे वह ठीक से सोच या पेशाब करने में भी असमर्थ हो जाती थी। जब वह उसके साथ बलात्कार नहीं कर रहे थे तो लड़कों ने
उसे अन्य भयानक काम करने के लिए मजबूर किया, जैसे जीवित तिलचट्टे खाना, उनके सामने हस्त मैथुन करना और अपना मूत्र पीना। उसका शरीर, जो उस समय भी बिल्कुल जीवित था, छत से लटका दिया गया था और गोल्फ क्लब बांस की छड़ियां और लोहे की छड़ों से पीटा गया था। उसकी पलकें और गुप्तांग सिगरेट लाइटर और गर्म मोम से जलाए गए थे और यातना तब तक नहीं रुकी जब तक फरूता की मृत्यु नहीं हो गई। जुंको फरूता की दर्दनाक यातना और अंततः हत्या के बारे में सबसे दुखद चीजों से यह एक है कि सब रोका जा सकता था। 2 बार पुलिस को फरूता की स्थिति के बारे में सावधान किया गया और वे दोनों बार हस्तक्षेप करने में विफल रहे। पहली बार एक लड़का जिसे मियानो ने मिनाटो हाउस में आमंत्रित किया था, फरूता को देखने के बाद घर गया और अपने भाई को बताया कि क्या हो रहा था। फिर भाई ने अपने माता पिता को बताने का फैसला किया, जिन्होंने पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी मिनाटो आवास पर पहुंचे, लेकिन परिवार ने उन्हें आश्वासन दिया कि अंदर कोई लड़की नहीं है। उत्तर स्पष्ट रूप से पुलिस के लिए काफी संतोषजनक था, क्योंकि वे कभी घर नहीं लौटे। दूसरी बात, फरूता ने ही पुलिस को बुलाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, लड़कों ने उसे खोज लिया। जब पुलिस ने वापस कॉल किया तो मियानो ने उन्हें आश्वासन दिया कि पिछली कॉल एक गलती थी। अधिकारियों ने फिर कभी इसका अनुसरण नहीं किया। फिर लड़कों ने फरूता को पुलिस बुलाने के लिए दंडित किया। उसके पैरों पर हल्का तरल पदार्थ डाला और आग लगा दी। 4 जनवरी 89 को जुंको फरूता को बंधक बनाने वालों ने अंततः उसकी हत्या कर दी। कथित तौर पर जब उसने महाजोंग के खेल में उन्हें पीटा तो लड़के क्रोधित हो गए और उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसकी मौत हो गई। हत्या का आरोप लगने के डर से उन्होंने 55 गैलन ड्रम में डाल दिया गया, उसे कंक्रीट से भर दिया और एक सीमेंट ट्रक पर डाल दिया और कुछ समय के लिए उन्होंने सोचा कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। 2 हफ्ते बाद पुलिस ने मियानो और ओगुरा को सामूहिक बलात्कार के एक अलग आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मियानो से पूछताछ के दौरान पुलिस ने खुली हत्या की जांच का जिक्र किया, यह मानते हुए कि अधिकारी जुंको फरूता की हत्या का जिक्र कर रहे थे और ओगुरा ने अपराध कबूल कर लिया होगा। मियानो ने पुलिस को बताया कि उन्हें फरूता का शव कहां मिल सकता है। अंत में पुलिस जिस मामले का हवाला दे रही थी उसका फरूता से कोई संबंध नहीं था और मियानो ने अनजाने में खुद को उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। कुछ ही दिनों में चारों लड़के हिरासत में थे, लेकिन उनके खिलाफ ढेर सारे सबूतों के बावजूद और जुंको फरूता पर उनकी भयानक यातना के बावजूद लड़कों को चौंकाने वाली हल्की सजाएं मिली। हिरोशी मियानो को 20 साल की सजा सुनाई गई। शिंजी मिनाटो को 5 से 9 साल की सजा मिली, जो ओगुरा को 5 से 10 साल की सजा हुई और यासुशी वतनबी को 5 से 7 साल की सजा मिली। क्योंकि जुंको फरूता की हत्या के समय वे किशोर थे, इसलिए उनकी युवा अवस्था उनके हल्के वाक्यों से जुड़ी हुई थी। हालांकि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि याकूब के साथ उनके संबंधों का भी इससे कुछ लेना देना था। अगर मामले की सुनवाई कहीं और होती या लड़के सिर्फ कुछ साल बड़े होते तो संभवतः उन्हें मृत्यु दंड दिया गया होता। इसके बजाय फरूता के सभी 4 हत्यारों को
अंततः जेल से रिहा कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वतन पे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी रिहाई के बाद से दोबारा अपराध नहीं किया। आज तक जापान में कई लोगों को लगता है कि फरूता के मामले में न्याय नहीं मिला है। दुखद बात यह है कि ऐसा कभी नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। दोस्तों, फिर लेकर आते हैं हम एक ऐसी ही कहानी, और ये कहानी दिखाने का हमारा मकसद ये है कि लड़कियों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, किसके साथ बातें करनी चाहिए, किसके साथ नहीं, ये आपको देखना होगा। नहीं तो पता नहीं ऐसे कितनी बेटियों को ये यातनाएं सहनी पड़ती है। सिर्फ शिक्षा के लिए हम ये कहानियां, बेटियों को जागरूक करने के लिए ये कहानियां दिखाते हैं कि वो किसी के ऐसे चक्कर में ना फंसें जिससे उनको अपनी जान गंवानी पड़े। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।